हेलो और स्वागत है बिहार मैटर्स में। स्वागत है सभी एस्पिरेंट्स का। हाँ, और आज का जो हमारा ये डीप डाइव सेशन है ये बिहार गवर्नमेंट एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल होने वाला है। बिल्कुल, खास करके बीपीएससी, बीएसएससी, एसआई और जो नए टीचर एग्जाम्स हैं उनके लिए। राइट, क्योंकि आज का हमारा विषय है फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण, और हम इस पर दिए गए एनसीईआरटी और पीवाईक्यू मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उनके नोट्स का आज गहरा विश्लेषण करेंगे। हाँ, और ये विश्लेषण सिर्फ परिभाषाओं या डेफिनेशंस तक सीमित नहीं रहेगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। आज हमारा मिशन ये है कि हम इस प्रोसेस की कॉम्प्लेक्सिटीज को, उसकी जटिलताओं को समझें। हम देखेंगे कि पौधे अलग अलग माहौल में खुद को कैसे ढालते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, हम उन पीवाईक्यू ट्रैप्स को डिकोड करेंगे, यानी वो छलावे वाले सवाल जहां आमतौर पर स्टूडेंट्स एग्जाम प्रेशर में गलती कर बैठते हैं। सही बात है। तो शुरुआत करते हैं एक बेसिक सी बात से। हम बचपन से स्कूल में पढ़ते आ रहे हैं कि पौधे धूप से अपना खाना बनाते हैं। हाँ एकदम सिंपल लगता है सुनने में। राइट, बहुत सिंपल। हर सांस के साथ जो ऑक्सीजन हमारे फेफड़ों में जाती है, तो दिमाग में पहली इमेज यही बनती है कि पौधों ने हवा से कार्बन डाइऑक्साइड ली, उसमें से कार्बन को अपने पास रख लिया और बची हुई ऑक्सीजन को बाहर निकाल दिया। पर जब हम इसके साइंटिफिक स्टेप्स को देखते हैं बायोकेम लेवल पर, तो असलियत कुछ और ही नजर आती है। एग्जैक्टली ऐसा लगता है कि पौधे किसी हाईली एडवांस्ड स्टेट ऑफ द आर्ट केमिकल फैक्ट्री से कम नहीं है। बिल्कुल। और इस फैक्ट्री को समझने के लिए हमें उस बेसिक इक्वेशन से शुरुआत करनी चाहिए, क्योंकि देखिए टकराव वहीं से शुरू होता है, कॉमन सेंस और एक्चुअल साइंस के बीच में। वही 6CO2 वाली इक्वेशन। हाँ वही 6CO2 + 12H2O जो सनलाइट और क्लोरोफिल की मौजूदगी में मिलकर बनाते हैं C6H12O6, जिसे हम ग्लूकोज कहते हैं। इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए टर्म्स सेम रहेंगे। राइट, हाँ ग्लूकोज, और साथ में निकलता है 6O2 और 6H2O। अब यहाँ ट्रैप देखिए, जब CO2 और H2O दोनों में ऑक्सीजन के एटम्स मौजूद हैं, तो इंट्यूशन यही कहेगा ना कि CO2 गैस अंदर आई और उसी से O2 गैस बाहर चली गई। एग्जैक्टली। पर यही सबसे बड़ा भ्रम है। परीक्षा में ये सीधा पूछा जाता है। असलियत में जो ऑक्सीजन निकल रही है वो CO2 से नहीं बल्कि पानी के टूटने से आती है, जिसे फोटोलाइसिस ऑफ वाटर कहते हैं। फोटोलाइसिस ऑफ वाटर मतलब रोशनी की मदद से पानी का टूटना। पर पौधे को पानी तोड़ने की क्या जरूरत पड़ गई? क्योंकि पौधे को असल में पानी या उसकी ऑक्सीजन से कोई लगाव नहीं है। उसे चाहिए होते हैं पानी के अंदर छुपे हुए इलेक्ट्रॉन्स। ओह, इलेक्ट्रॉन्स चाहिए उसे। हाँ, रोशनी गिरते ही जब पानी का मॉलिक्यूल टूटता है तो वो अपने इलेक्ट्रॉन्स छोड़ देता है, और ये इलेक्ट्रॉन्स पौधे के एनर्जी साइकिल में चले जाते हैं। तो जो ऑक्सीजन बची उसका क्या? वो तो बस एक बाई प्रोडक्ट है, एक कचरे की तरह फैक्ट्री की चिमनी से बाहर हवा में निकाल दी जाती है। वाह, मतलब पौधों के लिए जो चीज वेस्ट मटेरियल है, उसी वेस्ट मटेरियल पर हमारी और पूरी दुनिया की सांसें चल रही हैं। वही तो नेचर का आश्चर्य है। और हाँ, ये जो इलेक्ट्रॉन्स निकालने और पूरी फैक्ट्री को चलाने का काम है, इसकी जगह बहुत स्पेसिफिक होती है। क्लोरोप्लास्ट है ना? बिल्कुल, क्लोरोप्लास्ट। और इस फैक्ट्री के अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, जैसे कि थाइलेकॉइड और स्ट्रोमा। तो अगर हम इस फैक्ट्री के अंदर देखें तो ये थाइलेकॉइड दिखता कैसा है? देखिए, थाइलेकॉइड एकदम सिक्कों के ढेर की तरह लगते हैं, जैसे कॉइन्स एक के ऊपर एक रखे हों। अच्छा। इन सिक्कों की सतह पर सारे सोलर पैनल लगे होते हैं, और यही वो जगह है जहां लाइट रिएक्शन होती है। यानी धूप को पकड़ना और पानी को तोड़ना। हाँ, धूप पकड़ना, पानी तोड़ना और सेल की बैटरी को चार्ज करना, ये सब थाइलेकॉइड पर होता है। दूसरी तरफ इन सिक्कों के आसपास जो फ्लूइड भरा होता है उसे स्ट्रोमा कहते हैं, जहां डार्क रिएक्शन चलती है। एग्जैक्टली, जहां एक्चुअल मैन्युफैक्चरिंग का काम होता है। पर यहां एक और बड़ा पीवाईक्यू ट्रैप है जहां एग्जामिनर स्टूडेंट्स को फंसाते हैं। वो क्या? स्टूडेंट्स अक्सर लाइट रिएक्शन को ही पूरी फोटोसिंथेसिस मान लेते हैं, जबकि लाइट रिएक्शन सिर्फ रॉ एनर्जी बनाती है। असली खाना यानी ग्लूकोज तो स्ट्रोमा के अंदर बनता है, डार्क रिएक्शन में। ये पॉइंट एग्जाम्स के लिए सच में बहुत जरूरी है। तो जब रोशनी आती है रॉ एनर्जी जनरेट करने के लिए, तो पौधे उसे पकड़ते कैसे हैं? सूरज की रोशनी तो आई और चली गई। यहां जिक्र आता है पिगमेंट्स का। इसमें 3 मेन खिलाड़ी हैं, क्लोरोफिल ए, बी और कैरोटेनॉइड्स। हाँ, पहला है क्लोरोफिल ए जो ब्लू ग्रीन रंग का दिखता है और प्राइमरी पिगमेंट है। फिर क्लोरोफिल बी जो येलो ग्रीन है, और आखिर में कैरोटेनॉइड्स जो पीले या नारंगी होते हैं। पर एक बात बताइए,
जब क्लोरोफिल ए प्राइमरी है और मेन काम वही कर रहा है, तो पौधे को इन बाकी दो पिगमेंट्स की आखिर क्या जरूरत है? इसे एक ब्रॉडकास्टिंग एंटेना सिस्टम की तरह समझिए। धूप में 7 अलग-अलग वेवलेंथ्स होती हैं। क्लोरोफिल ए का अपना एक टेस्ट है। टेस्ट है मतलब वो मुख्य रूप से ब्लू और रेड लाइट को ही अब्जॉर्ब करता है। ग्रीन लाइट को तो वो रिफ्लेक्ट कर देता है, इसीलिए पौधे हरे दिखते हैं। ओह राइट। तो अगर सिर्फ क्लोरोफिल ए होता तो बची हुई लाइट वेस्ट हो जाती है। इसलिए क्लोरोफिल बी और कैरोटेनॉइड्स एक्सेसरी यानी मददगार एंटेना का काम करते हैं। ये अब्जॉर्ब करके फाइनल डिलीवरी क्लोरोफिल ए को ही देते हैं। इससे एफिशिएंसी बढ़ती है। पर कैरोटेनॉइड्स का एक और बहुत इंपॉर्टेंट काम है, प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन? कैसी प्रोटेक्शन? जैसे इंसान तेज धूप में बाहर जाने से पहले सनस्क्रीन लगाता है, कुछ वैसा ही। हाँ, आइडिया वही है। जब धूप बेहद तेज होती है तो प्राइमरी पिगमेंट जो है क्लोरोफिल ए, वो ओवर एक्साइट हो सकता है, जिससे नुकसान हो सकता है। बहुत नुकसान। उससे फोटो ऑक्सीडेशन हो सकता है, जहां पौधे के सेल्स अंदर से जल सकते हैं। कैरोटेनॉइड्स इस एक्स्ट्रा एनर्जी को अपने ऊपर ले लेते हैं और हीट के रूप में बाहर निकाल देते हैं, बिना पौधे को जलाए। एग्जैक्टली। तो ये सेफ्टी लेयर की तरह काम करते हैं। ये सच में कमाल की इंजीनियरिंग है। अब पिगमेंट्स ने धूप पकड़ ली। इसके बाद शुरू होता है फोटोकेमिकल फेज, और यहाँ एक बहुत ही टेक्निकल और थोड़ी टेढ़ी चीज आती है। जी स्कीम? हाँ, जी स्कीम, जिसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है। इसमें 2 सिस्टम्स काम करते हैं, फोटो सिस्टम 2 जिसे P680 कहते हैं और फोटो सिस्टम 1 जिसे P700 कहते हैं। सही बताया। यहाँ ATP और NADPH बनाए जाते हैं। पर यहाँ लॉजिक उलझ जाता है। नाम से तो यही लगता है ना कि फोटो सिस्टम 1 पहले आना चाहिए और फोटो सिस्टम 2 इसके बाद। पर होता उल्टा है। वही तो, प्रोसेस में फोटो सिस्टम 2 पहले आता है। ये उल्टी गिनती जैसा डिजाइन क्यों है? देखिए, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग जरूर है स्टूडेंट्स के लिए, पर बायोलॉजी में अक्सर नाम उनके काम के सीक्वेंस पर नहीं बल्कि उनकी डिस्कवरी की टाइमलाइन पर रख दिए जाते हैं। ओह, मतलब जो पहले मिला उसका नाम पहले रख दिया। एग्जैक्टली। साइंटिस्ट ने पहले फोटो सिस्टम 1 को आइसोलेट किया था तो नाम फिक्स हो गया। बाद में उन्हें दूसरा सिस्टम मिला तो उसका नाम 2 रख दिया। पर काम 2 पहले 2 ही करता है। बिल्कुल। जब सूरज की रोशनी गिरती है तो फोटो सिस्टम 2 यानी P680 पहले एक्टिवेट होता है। वहां से पानी टूटता है, इलेक्ट्रॉन्स जंप करते हैं और एक चेन से नीचे आते हैं, जिससे ATP बनता है। और फिर वो इलेक्ट्रॉन्स फोटो सिस्टम 1 के पास जाते हैं। हाँ, जब वो P700 के पास पहुंचते हैं तो दोबारा रोशनी उन्हें हिट करती है। वो फिर ऊपर जंप करते हैं और इस बार NADPH बनाते हैं। और अगर इनकी एनर्जी को ग्राफ पर प्लॉट करें तो पहले ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर। ये एक अल्फाबेट Z का आकार बनाता है, इसलिए इसे Z स्कीम कहते हैं। और ये नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन का हिस्सा है। राइट, नॉन साइक्लिक, जिसमें ATP, NADPH और ऑक्सीजन सब बनता है। पर मैंने पढ़ा है कि एक दूसरा प्रोसेस भी होता है, साइक्लिक वाला। हाँ, साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। उसमें तो इलेक्ट्रॉन्स बस गोल गोल चक्कर काटते रहते हैं, सिर्फ ATP बनता है। वहां ना ऑक्सीजन निकल रही है, ना NADPH बनता है। तो ऐसा लगता है ना कि वहां अधूरी मेहनत हो रही है। पौधा ऐसा क्यों करता है? इसका कारण फैक्ट्री की डिमांड और सप्लाई है। डार्क रिएक्शन के दौरान ATP की आवश्यकता NADPH से ज्यादा होती है। अच्छा। तो जब सेल में ATP कम पड़ने लगता है तो पौधा थोड़ी एक्स्ट्रा बैटरी चार्ज करने के लिए अपना गियर शिफ्ट कर लेता है। वो नॉन साइक्लिक प्रोसेस को बाईपास करके इलेक्ट्रॉन्स को गोल घुमाता है। मतलब पानी तोड़ने की जरूरत ही नहीं वहां? बिल्कुल नहीं। बस एनर्जी की जरूरत पूरी करने के लिए ये साइक्लिक प्रोसेस चलता है। बहुत ही स्मार्ट सिस्टम है। तो अब हमारी लाइट रिएक्शन पूरी हो गई, बैटरीज चार्ज हो चुकी हैं ATP और NADPH के फॉर्म में। हाँ, बिल्कुल। पर पौधा इस रॉ एनर्जी को खा थोड़ी सकता है। उसे इसे सॉलिड खाने यानी ग्लूकोज में बदलना पड़ेगा। और इसके लिए हम आते हैं डार्क रिएक्शन पर, जिसे केल्विन साइकिल भी कहते हैं, स्ट्रोमा के अंदर। हाँ, पर एक मिनट, नाम सुनकर तो लगता है कि जैसे ही सूरज ढलेगा, रात होगी, तब ये फैक्ट्री शुरू होगी। ये नाम थोड़ा गुमराह करने वाला नहीं लगता? ये नाम सच में बहुत मिसलीडिंग है। डार्क रिएक्शन का अंधेरे से कोई लेना देना नहीं है। ये दिन के उजाले में भी चलती रहती है। तो इसको डार्क क्यों कहते हैं? बस इसलिए क्योंकि
इसके एंजाइम्स को अपना काम करने के लिए डायरेक्ट सूरज की रोशनी की जरूरत नहीं होती। इन्हें बस एटीपी और NADPH चाहिए जो लाइट रिएक्शन दे रही है। मतलब जब तक एटीपी और NADPH मिल रहा है, ये अपना काम करती रहेगी, चाहे बाहर रोशनी हो या ना हो। सही बात है। जैसे ही रोशनी जाना बंद होती है, लाइट रिएक्शन रुकती है, और जब उन बैटरीज का स्टॉक खत्म हो जाता है, तब जाकर डार्क रिएक्शन भी बंद होती है। राइट। और ये डार्क रिएक्शन यानी केल्विन साइकिल 3 फेजेस में काम करती है। पहला कार्बोक्सिलेशन, जहां CO2 पकड़ी जाती है, फिर रिडक्शन, जहां फाइनली ग्लूकोज बनता है, और तीसरा रीजेनरेशन, जहां CO2 पकड़ने वाले मॉलिक्यूल को वापस बनाया जाता है। हाँ, RUBP को रीजेनरेट करना बहुत जरूरी है साइकिल को चलाए रखने के लिए। और इस पूरी साइकिल में जो सबसे बड़ा स्टार प्लेयर है, वो एक एंजाइम है, रूबिस्को। रूबिस्को, जी हाँ। जिसे धरती पर सबसे ज्यादा पाया जाने वाला प्रोटीन माना जाता है, और C3 साइकिल का पहला स्टेबल प्रोडक्ट 3PGA बनता है। पर मुझे एक चीज समझ नहीं आती। पूछिए। रूबिस्को में ऐसी क्या खास बात है कि नेचर ने उसको इतनी भारी मात्रा में पैदा किया है? वो सबसे अबंडेंट क्यों है? ये बड़ा मजेदार पॉइंट है और एग्जाम में फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है। लोग सोचते हैं कि जो चीज सबसे ज्यादा है वो सबसे तेज होगी। हाँ, ऑब्वियसली। पर रूबिस्को ठीक इसका उल्टा है। वो बेहद सुस्त और बल्कि एंजाइम है। वो 1 सेकंड में बस 3 CO2 मॉलिक्यूल्स प्रोसेस कर पाता है, जबकि दूसरे एंजाइम्स हजारों प्रोसेस करते हैं। वेट, रियली? सिर्फ 3 मॉलिक्यूल्स 1 सेकंड में? बस 3? तो अब पौधे को अपना खाना बनाने का प्रोडक्शन लेवल तो मेंटेन करना है ना। हाँ। तो इस सुस्ती को कवर करने के लिए पौधे को इस एंजाइम की फौज खड़ी करनी पड़ती है। बहुत ज्यादा क्वांटिटी में से बनाता है, इसलिए यह धरती का सबसे अबंडेंट एंजाइम है। ओ, मतलब क्वांटिटी से क्वालिटी को कॉम्पेंसेट कर रहे हैं। एग्जैक्ट वर्ड यूज किया आपने। पर इसकी यही सुस्ती एक बहुत बड़ी इवोल्यूशनरी गलती का कारण बनती है। गलती? कैसी गलती? देखिए, रूबिस्को का मेन काम क्या है? CO2 को पकड़ना और खाना बनाना। पर जब पौधे के आसपास ऑक्सीजन का लेवल बढ़ जाता है तो रूबिस्को कंफ्यूज हो जाता है। वो CO2 की जगह ऑक्सीजन को पकड़ लेता है। अरे, ऑक्सीजन पकड़ लेगा तो खाना कैसे बनेगा? वही तो प्रॉब्लम है, खाना नहीं बनता। उल्टा जो एनर्जी ATP और NADPH में इकट्ठा की थी, वो इस गलत बाइंडिंग के चक्कर में खर्च होने लगती है, बर्बाद हो जाती है। इस प्रोसेस को फोटो रेस्पिरेशन कहते हैं। फोटो रेस्पिरेशन? ये तो पौधे के लिए बहुत नुकसानदायक है। बिल्कुल, प्योर वेस्ट ऑफ एनर्जी है। और जो C3 पौधे हैं, जैसे गेहूं और चावल, वो इसी मैकेनिज्म का शिकार होते हैं। तो एवोल्यूशन ने ऐसी फ्लॉड मशीन क्यों डिजाइन की? जब उसने सब कुछ इतना परफेक्ट बनाया है, तो रूबिस्को ऐसी अजीब गलती क्यों करता है? इसका कारण धरती के इतिहास में है। करोड़ों साल पहले जब रूबिस्को का एवोल्यूशन शुरू हुआ था, उस वक्त धरती के एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन थी ही नहीं, सिर्फ CO2 थी। अच्छा। तो रूबिस्को को O2 और CO2 के बीच फर्क समझने की जरूरत ही नहीं थी। पर बाद में जब खुद पौधों ने ही एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन भर दी, तो माहौल बदल गया और रूबिस्को वही पुराने मॉडल पर अटका रह गया। हाँ, और आज जब गर्मी बढ़ती है तो पौधे पानी बचाने के लिए अपने पत्तों के पोर यानी स्टोमेटा बंद कर लेते हैं। स्टोमेटा बंद होते बाहर से CO2 आना रुक जाती है और अंदर बन रही ऑक्सीजन बाहर नहीं जा पाती। एग्जैक्टली। तो अंदर ऑक्सीजन का लेवल इतना बढ़ जाता है कि रूबिस्को फोटो रेस्पिरेशन शुरू कर देता है। तो इसका मतलब C3 पौधे तो बुरी तरह फंस गए इस डिजाइन फ्लॉ में। फंसे तो हैं, पर नेचर यहाँ रुकती नहीं है। इस गलती का एक बहुत शानदार तोड़ निकाला गया C4 प्लांट्स में, जैसे कि मेज और शुगरकेन, मक्का और गन्ना। हाँ, इन पौधों में फोटो रेस्पिरेशन होता ही नहीं है। वो हाई टेम्परेचर में भी बेहद एफिशिएंटली काम करते हैं। इनकी लीव्स के अंदर एक खास स्ट्रक्चर होता है जिसे क्रैन्स एनाटमी कहते हैं। क्रैन्स एनाटमी। पर अगर C4 प्लांट्स के पास भी वही रूबिस्को एंजाइम है, तो उन्होंने ऐसा क्या बदलाव किया कि ऑक्सीजन वहां तक पहुंचती ही नहीं? इसको एक VIP रूम की कल्पना करके समझिए। C4 प्लांट्स को पता चल गया था कि उनका जो रूबिस्को है वो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। हाँ। तो उन्होंने क्या किया, रूबिस्को को आम सतह यानी मीजोफिल सेल से हटाकर पत्ते के बिल्कुल अंदर वाले हिस्से में छुपा दिया। अंदर छुपा दिया? एक टाइट सर्कल वाले सेल्स होते हैं जिन्हें बंडल शीथ सेल्स कहते हैं। वहां गैसेस लीक नहीं होती, वो एक VIP रूम की तरह है। अच्छा, तो वहां ऑक्सीजन जा ही नहीं सकती? नहीं जा सकती। और बाहर के सेल्स में उन्होंने PEPCase नाम का एक नया एंजाइम बिठाया। इसे एक बाउंसर की तरह समझिए। बाउंसर? हाँ,
PEPCS बाउंसर की खासियत यह है कि उसे ऑक्सीजन से कोई लेना देना नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ CO2 को पहचानता है। तो ये बाहर से CO2 को पकड़ता है, उसे 4 कार्बन एसिड में बदलता है और सीधा अंदर VIP रूम में रुबिस्को के पास भेज देता है। वाह। तो रुबिस्को के पास हमेशा CO2 का लेवल हाई रहता है। बिल्कुल। चाहे बाहर कितनी भी गर्मी हो, रुबिस्को को डिस्ट्रैक्शन होती ही नहीं। इस स्पेस सेपरेशन के वजह से ही C4 प्लांट्स एफिशिएंटली खाना बनाते हैं। ये क्रैन्स एंड एटवुड का मैकेनिज्म तो सच में जीनियस है। और इसी तरह एक दूसरी कैटेगरी आती है CAM प्लांट्स की, जैसे कैक्टस, रेगिस्तान के पौधे। हाँ, उनकी प्रॉब्लम तो और भी बड़ी है। गर्मी इतनी ज्यादा है कि दिन में स्टोमाटा खोलें तो पानी सारा भाप बनकर उड़ जाएगा। हाँ, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने स्पेस सेपरेशन की जगह टाइम सेपरेशन यानी टेम्पोरल सेपरेशन कर ली। हाँ, नाइट शिफ्ट। रात में जब ठंड होती है तब ये अपने स्टोमाटा खोलकर CO2 अंदर खींच लेते हैं और एसिड बनाकर स्टोर कर लेते हैं। दिन निकलते ही पूरे बंद। और फिर दिन में उस स्टोर्ड एसिड से CO2 निकालकर अपना कैल्विन साइकिल आराम से चलाते हैं। नेचर की ऐसी इंजीनियरिंग सच में हैरान करती है। और यही रीजन है कि प्लांट सबसे हार्श कंडीशंस में भी सर्वाइव कर पाते हैं। तो इन सब कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स के बाद एक आखिरी और बहुत अहम सवाल पर आते हैं जो एग्जाम्स में डायरेक्ट हिट होता है। पूछिए। इस पूरी प्रोसेस की स्पीड को आखिर कंट्रोल कौन करता है? ऐसा कौन सा स्विच है जो इनकी लिमिट तय करता है? यहाँ एक कॉन्सेप्ट आता है ब्लैक मैन्स लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर्स का। हाँ, ब्लैकमैन्स लॉ। अगर लॉजिक लगाया जाए तो धूप तेज है, CO2 भी है, पानी भी ठीक है, तो फैक्ट्री को फुल स्पीड पे चलना चाहिए। फिर ये लॉ इस रेट को कैसे डिफाइन करता है? देखिए, ब्लैकमैन्स लॉ एक्चुअली सिस्टम के बॉटलनेक्स को आइडेंटिफाई करता है। इसका कॉन्सेप्ट ये है कि जब कोई प्रोसेस कई फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, तो प्रोसेस की स्पीड उस फैक्टर से तय नहीं होती जो अबंडेंट है, बल्कि उससे तय होती है जो मिनिमम मात्रा में अवेलेबल है। अच्छा, इसको ऐसे समझें कि ये एक जंजीर की तरह काम करता है। बिल्कुल, जंजीर वाला एग्जाम्पल सबसे फिट बैठता है। जैसे एक जंजीर उतना ही वजन उठाएगी जितनी उसकी सबसे कमजोर कड़ी उठा सकती है। एग्जैक्ट वही चीज। तो पौधे के पास कितनी भी तेज धूप हो, कितना भी पानी हो, अगर हवा में CO2 कम है तो वही CO2 उसकी स्पीड की लिमिट बन जाएगी। फैक्ट्री उस वीक लिंक से आगे नहीं जा सकती। सही पकड़ा आपने। पर इसमें एक और फैक्टर है जिसका जिक्र होता है, और वो है टेम्परेचर। अब गर्मी का इससे क्या लेना देना, क्योंकि लाइट रिएक्शन पर तो गर्मी का कोई खास असर नहीं दिखता। नहीं, रोशनी वाली रिएक्शन पे नहीं पड़ता। तो फिर टेम्परेचर पूरी फैक्ट्री की स्पीड को कैसे इफेक्ट करता है? इसका डायरेक्ट कनेक्शन है हमारे पुराने दोस्त रुबिस्को और डार्क रिएक्शन के दूसरे एंजाइम्स से। लाइट रिएक्शन तो फिजिकल प्रोसेस है, फोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स का, पर स्ट्रोमा की डार्क रिएक्शन बायोकेमिकली एंजाइम्स पर चलती है। और एंजाइम्स प्रोटीन्स होते हैं। एग्जैक्टली। और प्रोटीन्स हीट के प्रति बेहद सेंसिटिव होते हैं। अगर टेम्परेचर एक ऑप्टिमल रेंज से ऊपर चला जाए तो एंजाइम्स का 3D स्ट्रक्चर टूटने लगता है, जिसे डीनेचुरेशन कहते हैं। तो मतलब एंजाइम्स बेहोश हो जाते हैं। आप कह सकते हैं कि वर्कर्स ने काम करना बंद कर दिया, गर्मी बढ़ी, रुबिस्को खराब हुआ और पूरा खाना बनने का प्रोसेस वहीं रुक गया। इस तरह टेम्परेचर डायरेक्टली डार्क रिएक्शन को हिट करता है। ये तो क्लियर हो गया। पर एक और बड़ा विरोधाभास यहाँ दिखता है, पानी का फैक्टर यानी वाटर। पानी। हमने पहले कहा कि पानी के टूटने से इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं जो पूरी मशीन को स्टार्ट करते हैं। तो नेचुरली पानी को सबसे डायरेक्ट और मेजर फैक्टर होना चाहिए ना, पर नोट्स बताते हैं कि पानी का डायरेक्ट रोल उतना नहीं है जितना उसका इनडायरेक्ट रोल है। ये कैसे? ये थोड़ा काउंटर इंट्यूटिव लगता है, पर लॉजिक इसके पीछे बिल्कुल सॉलिड है। देखिए, पौधा जमीन से जितना भी पानी अपने अंदर खींचता है, उसका 1%, बस 1% से भी कम हिस्सा डायरेक्टली फोटोसिंथेसिस में काम आता है। वेट, सिर्फ 1% से भी कम? हाँ, बाकी का 99% पानी तो ट्रांसपिरेशन में भाप बनकर उड़ जाता है या फिर सेल्स को फुलाकर रखने में खर्च होता है। तो अगर पानी की कमी होती है जमीन में तो होता क्या है? जब पानी कम होता है तो सीधे खाना बनना बंद नहीं होता। पानी की कमी से पत्ते के जो गार्ड सेल्स हैं वो सिकुड़ जाते हैं, जिससे स्टोमाटा बंद हो जाते हैं। अच्छा, और स्टोमाटा बंद हुए तो हवा से CO2 अंदर नहीं आ पाएगी। एग्जैक्टली। तो पानी की कमी ने क्या किया? उसने इनडायरेक्टली CO2 की कमी पैदा कर दी। इसके अलावा पानी ना होने से पत्ते मुरझा जाएंगे, सरफेस एरिया कम हो जाएगा तो धूप कम मिलेगी। तो वाटर शॉर्टेज का सबसे पहला इम्पैक्ट पौधे के फिजिकल स्ट्रक्चर पर पड़ता है।
जो बाद में फोटोसिंथेसिस को रोक देता है। सही कहा आपने। और यही इनडायरेक्ट कॉजल लिंक्स हैं जो एस्पिरेंट्स को परीक्षा में ध्यान रखने चाहिए, क्योंकि डायरेक्टली असर्शन रीजन के सवाल यहाँ से बनते हैं। तो आज के इस गहरे विश्लेषण से एक बात पूरी तरह स्पष्ट हो जाती है। बिल्कुल। फोटोसिंथेसिस कोई सिंपल रिएक्शन नहीं है, बल्कि नेचर का बनाया गया एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स केमिकल और आर्किटेक्चरल मॉडल है, जिसे स्टेप बाय स्टेप समझना ही परीक्षा पास करने की चाबी है। हमने एक बेसिक इक्वेशन से शुरू करके थाइलाकॉइड और स्ट्रोमा का डिवीजन देखा, फिर समझा कि ऑक्सीजन CO2 से नहीं पानी से आती है, जी स्कीम समझी, डार्क रिएक्शन में अंधेरा नहीं बल्कि एंजाइम्स का खेल होता है, और रुबिस्को का फ्लॉ देखा। हाँ, रुबिस्को का फ्लॉ और उसको सुधारने वाले C4 और कैम प्लांट्स की स्ट्रैटेजी देखी, और अंत में ब्लैकमैन्स लॉ समझा। ये सारी बातें कॉज और इफेक्ट से जुड़ी हैं। एस्पिरेंट्स को इसको इसी लॉजिकल फ्लो में रिवाइज करना है। राइट। और इस सेशन को समेटने से पहले हम बिहार मैटर्स की तरफ से एक सबसे बड़ा सवाल आप सभी सोचने वाले दिमागों के लिए छोड़ना चाहते हैं। जरूर। आज हमने देखा कि C3 प्लांट्स जैसे गेहूं और चावल, जिन पर पूरी दुनिया की आधी आबादी का पेट भरता है, उनमें जब टेम्परेचर बढ़ता है तो फोटो रेस्पिरेशन के चलते उनकी एनर्जी बर्बाद होने लगती है और उनका प्रोडक्शन गिर जाता है, जो कि एक रियलिटी है। अब सोचिए उस दुनिया का जहां ग्लोबल वार्मिंग अपनी चरम सीमा पर पहुंच रही है, धरती का तापमान हर साल बढ़ रहा है। अगर यही गर्मी बढ़ती रही तो क्या C3 फसलों में फोटो रेस्पिरेशन इतना ज्यादा बढ़ जाएगा कि हमारा आम अनाज पैदा होना ही रुक जाए? क्या भविष्य में हमें जेनेटिक इंजीनियरिंग का सहारा लेकर इन C3 फसलों के पत्तों को फिजिकली ऑल्टर करना पड़ेगा? उन्हें C4 प्लांट्स की तरह क्रॉन्स एनाटॉमी सिखानी पड़ेगी लैब में। एग्जैक्टली। क्या पौधे के नेचुरल एवोल्यूशन को हमें खुद फास्ट फॉरवर्ड करना होगा? ये आने वाले कल की एक बहुत बड़ी सर्वाइवल चुनौती हो सकती है। बहुत ही प्रोफाउंड थॉट है ये सोचने के लिए। इस पर जरूर विचार कीजिएगा और इन सभी पॉइंट्स को अच्छे से रिवाइज कीजिए अपने आने वाले एग्जाम्स के लिए। हाँ, और हमारी तरफ से सभी स्टूडेंट्स को बेस्ट ऑफ लक। अगले सेशन में हम फिर जुड़ेंगे एक नए इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। बिल्कुल। थैंक यू एंड साइनिंग ऑफ फ्रॉम बिहार मैटर्स। पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।